नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एस्मा आपका स्वागत करती हूं आपका सहयोग के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका सहयोग एक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम है। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा का रुझान प्राचीन काल से ही भारत में हो रहा है। यानी कि प्राचीन काल में देखें तो हमारे पास थे गुरुकुल, आश्रम तथा बौद्ध मठ, जहां की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसी तरह से मध्यकालीन भारत में मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन ये आधुनिक शिक्षा का स्वरूप यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि आज मॉडर्न एजुकेशन का रूप ले चुकी है। यानी युग कोई भी हो, शिक्षा महत्वपूर्ण थी, है और हमेशा रहेगी। इसीलिए आपका सहयोग भी शिक्षा को फैलाने में अग्रसर रहा है। दोस्तों, हमारे साथ हर बार की तरह आपका सहयोग के इस एपिसोड में भी है अनमोल, जो कि आपका सहयोग नाम की संस्था के संस्थापक एवं सचिव ही नहीं बल्कि एक उम्दा शिक्षक भी हैं, एजुकेशन स्पेशलिस्ट भी हैं और साथ साथ एक काउंसलर भी हैं। अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है आपका सहयोग के इस एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड हम अनमोल से जानना चाहेंगे क्लासरूम टीचिंग के बारे में। यानी कि आप यदि पेरेंट हैं तो आप जानना जरूर चाहते होंगे कि आपके बच्चे क्लासरूम्स में आखिरकार करते क्या हैं। तो हम अनमोल से जानना चाहेंगे क्लासरूम टीचिंग के बारे में। अनमोल, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि एक क्लासरूम का सीन एक्चुअली क्या होता है। एक क्लासरूम किस तरह से आप उसे डिस्क्राइब करेंगे? एस्मा, एक्चुअली में क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो समाज के लिए बहुत बड़ी एक इम्पोर्टेंस रखता है। और ये क्वेश्चन सिर्फ पेरेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स, बच्चे या जो गार्जियन जिनको पता ही नहीं रहता कि हमारा बच्चा क्लासरूम में जाके क्या करता है, या उसके साथ स्कूल संस्थापक क्या रोल अदा करते हैं या टीचर्स क्या रोल अदा करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। मैं आपकी जानकारी देना चाहूँगा आपको कि देखिए, परसेंटेज वाइज हर बच्चे के दिमाग में अलग अलग प्रकार की चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। उन चीज़ों में कुछ ऐसी बदमाशियाँ भी होती हैं जो बच्चा करना चाहता है। जैसे ही टीचर की एंट्री क्लास में होती है तो सभी स्टूडेंट्स का एक व्यू होता है, वो ये पहचानने में लग जाते हैं कि टीचर हल्का है या मजबूत है, हम अपनी क्रियाएं या हम अपनी चीज़ें इस टीचर के सामने कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। अगर वो जैसे ही ये इस बात का पता लगा लेते हैं, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज़ ए लास्ट इंप्रेशन, जैसे ही वो इस बात का पता लगाते हैं कि टीचर जो क्लासरूम में घुसा है वो थोड़ा सा कमज़ोर है बोलने में, या हम उसको किसी भी तरह से उसके साथ गेम खेल लेंगे, तो मुझे लगता है कि वो टीचर फिर ना तो उस क्लास को कंट्रोल कर सकता है और ना उस क्लास को पढ़ा सकता है। जनरली बच्चे की एक बात सामने आती है, अगर बच्चे ने कोई गलती की है तो अक्सर बच्चा ये कहता हुआ मिल जाएगा आपको कि मैंने कुछ किया ही नहीं। हमको एक क्वेश्चन सामने आता है कि हकीकत में किसी बच्चे ने कभी कुछ बदमाशी की नहीं होती या किसी बच्चे ने कोई क्रिया की नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स के सामने जब वो चीज़ हम देते हैं, बताते हैं, तो वो पक्ष जो है बच्चे का ही आता है सामने। तो ये हकीकत में होता क्या है कि वाकई में बच्चा बदमाशी करता है या नहीं करता। तो क्या होता है जी कि क्लासरूम में बहुत बड़ी एक शक्ति होती है। टीचर अकेला है, बच्चे बहुत सारे हैं, और वो बच्चे जिनके पास आज के युग का दिमाग है, वो दिमाग प्लस होता होता अगर 40 बच्चे हैं तो 40 दिमाग एक साथ प्लस कर लीजिए, और टीचर जो कि पुराने युग का है कम से कम, अगर उनसे बच्चों से थोड़ा सा भी बड़ा है तो उस टीचर का अकेला दिमाग, अब वो उनको कैसे हैंडल करे। तो टीचर को एक तो घुसते हुए सबसे पहले तो ये बात याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। बच्चों को अपनी किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं पता चलने दें। और जहाँ तक बात आती है बच्चों की, सबसे पहले टीचर क्लास में जाए तो बच्चों को बैठाने की जो उनकी स्थिति है, अगर बच्चा थोड़ा सा भी कैजुअल होकर ढीला बैठ जाएगा तो वो बच्चा तैयार हो जाएगा इस बात के लिए कि मैं ढीला बैठा हुआ था तो मुझे टीचर ने कुछ नहीं कहा। जिस प्रकार से आप देखते हैं ग्रास जो उगती है ग्राउंड में, घास उगती है बगीचे में, घास एकदम से ऐसे सीधी सीधी नहीं उठती है। अगर वो सीधी सीधी उठती है तो उसमें कटिंग करने की जरूरत नहीं होती। ग्रास का एक एक जो कहते हैं तिनका धीरे धीरे ऊपर आता है। ठीक उसी प्रकार एक बच्चे ने वहाँ से शैतानी की या कुछ ऐसा कमेंट पास किया जिससे कि क्लास में डिस्टर्बेंस होने वाला है, तो तुरंत टीचर को उस बच्चे के प्रति एक्शन लेना चाहिए या उसको कुछ बोलना चाहिए। फिर होता यूँ है टीचर उसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि हाँ ठीक है, अभी तो इतनी सी बात हुई है। धीरे 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 वो तिनके ऐसे ऐसे खड़े होने लग जाते हैं कि एक समय वो तिनके ना रह कर एक जाल बन जाता है, और वो जाल एक कैक्टस के पेड़ की तरह उस क्लास में जगह बना लेता है और वो क्लास पूरी अनडिसिप्लिन हो जाती है। मैं मानता हूँ कि किसी बच्चे को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप उनको समझाएंगे और एक क्लास का अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो 100% बच्चों का पढ़ने का मन करता है, और बच्चों का भी उसी क्लास में पढ़ने का मन करता है जो क्लास डिसिप्लिन्ड है। तो बच्चा तो देखिए ऐसी ऐसी हरकतें कर सकता है। अब आप मुझे बताइए कि आज के युग में एक नियम आ गया है कि साहब बच्चों को मारो नहीं, डांटो नहीं, कुछ कहो मत।
और बच्चे के पेरेंट्स भी ये बात कहते हैं कि अगर बच्चा गलती करे तो उसको आप कुछ भी कहने को तैयार हो जाओ, मार लो, पीट लो, या कुछ भी आप उसके साथ एक्शन कर सकते हो। तो पहली बात तो देखो, टीचर कोई जज नहीं है जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ को सामने बयां कर सके। मैं कहता हूं कि अगर बच्चा टीचर को कुछ भी नहीं बोलता और सिर्फ उसका सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा होता है, अगर कोई बच्चा इस तरह से बैठ गया टीचर के आगे तो उसकी रेस्पेक्ट खत्म कर दी। अगर बच्चा इस तरह से टीचर से बिहेव कर रहा है या उसके बोलने में बच्चा लाउड तरीके से टीचर से बात कर रहा है तो टीचर की तो रेस्पेक्ट वैसे ही खत्म हो गई। तो टीचर को गुस्सा आना लाजमी है। इस तरह की चीज़ों से भी बच्चे टीचर को अंडर एस्टिमेट करते हैं, टीचर को परेशान करने की कोशिश करते हैं, जो बात गार्जियंस को अच्छी तरीके से पता नहीं होती। और वो ऐसी बात है कि टीचर भी उनके सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाते। मैंने तो इन चीज़ों को इंटरनली देखा है। और मेरी जो क्लासरूम्स है, मैं जनरली 150-200 बच्चों से कम क्लासरूम लेना पसंद भी नहीं करता और मुझे मज़ा भी नहीं आता। उन बच्चों के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन क्लासरूम्स में मैं यही ध्यान रखता हूँ कि कोई भी बच्चा एक घास की तरह एक एक करके तिनका नहीं हो। और मैं बीच में भी जान करके ये ऐसा करता रहता हूँ पेश कि जिससे कि बच्चों को लगे ऐसी एक्टिविटीज़ करना कि वाकई में क्लास जिंदा है, क्लास में एक बिल्कुल ऐसा नीरस सा माहौल नहीं हो, बहुत बढ़िया क्लास चले। तो ये इंटरनल क्लासरूम्स की स्थिति है। जी अनमोल, और आज का हमारा एपिसोड आधारित भी इसी पे है कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों में जो पेरेंट्स हैं उनको पता लगे कि एक्चुअल सिचुएशन क्लासरूम की क्या होती है, क्योंकि उन्हें भी अपने बच्चे के समुचित विकास के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके साथ क्लासरूम में क्या हो रहा है, या वो शिक्षक जो उन्हें शिक्षा दे रहा है उसका क्या उसके क्या मायने हैं, वो किस तरीके से शिक्षा प्रदान कर रहा है, या उसको किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही। बिल्कुल ऐशमा, आप मुझे बताएं कि अगर एक टीचर बढ़िया शिक्षा दे रहा है और बढ़िया लेक्चर उसके चल रहे हैं, हम कहते हैं कि बच्चा शांत बैठा हुआ है, बच्चा शांत बैठ के सिर्फ टीचर का चेहरा देख रहा है और वो अंदर उसको ग्रहण नहीं कर रहा है या उसका ध्यान कहीं और है, कहते हैं ना एब्सेंट माइंडेड जो बात हम करते हैं, वो सिर्फ देख रहा है, वो मौजूद है बट उसका माइंड अलग ही जगह। तो एक टीचर की भी जिम्मेवारी बनती है बच्चों को जगाएं। जनरली सोशल स्टडीज़ वगैरह के जो पीरियड्स होते हैं या हिंदी वगैरह के पीरियड होते हैं जो बोरिंग हम कहते हैं, ऐसा नहीं है बोरिंग है, टीचर उसको बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं और बच्चों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने वाला ही असली टीचर कहलाता है। तो एक ही क्वेश्चन से मैंने दोनों चीज़ों के आपको जवाब दे दिए कि बच्चे भी इस तरह से करते हैं क्लासरूम्स में जिससे कि टीचर डिस्टर्ब हो, क्लास जिंदा रहे। बच्चे खुद चाहते हैं कि क्लास जिंदा रहे, तो ज़्यादा अच्छा है ना कि टीचर ही क्लास को जिंदा रखे, तो ये समस्याएं नहीं आएंगी। जी बिल्कुल, जी अनमोल, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, सही कहा आपने। यहाँ हम एक कॉल लेते हैं जो कि हमारे एक श्रोता शायद हमें पूछना चाह रहे हैं कुछ। हेलो। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। सतीश शुक्ला बोल रहा हूँ मैं। जी सतीश, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम आपका सहयोग में। हाँ जी सतीश जी, जानना चाह रहा हूँ, मेरा खुद का एक शिक्षा संस्थान है यहाँ बांदीकुई में। हाँ जी। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमको कोई टीचर सही मिलते नहीं है। तो ऐसा कोई मापदंड है आपके, आप क्योंकि इसके एक्सपर्ट हैं, तो कोई ऐसा मापदंड हमको बताएंगे कि टीचर हम कौन से मापदंडों पे टीचर खरे उतरे जिससे हम उनको रखें और वो मतलब एक ढंग की शिक्षा दे पाए। ठीक है सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने क्वेश्चन किया और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा और सभी को आगाह करना चाहूँगा, मैंने बहुत साल पहले इस चीज़ को महसूस किया था कि आने वाले युग में टीचर्स की कमी होने वाली है। उसका रीज़न यही है कि आप खुद ही बताइए, आप खुद अपने बारे में ये सोचिए कि एक गवर्नमेंट टीचर की जहाँ तक अब बात करते हैं तो गवर्नमेंट टीचर बहुत ही कम होते हैं, बहुत लाख प्रयत्न करने के बाद किसी का सिलेक्शन होता है और ज़्यादातर आज प्राइवेट स्कूल्स में हमारे बच्चे जाते हैं। आप बताइए एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को मिलता क्या है, उसकी सैलरी कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर सैलरी ज़्यादा भी नहीं होती तो फिर टीचर करने क्या आ रहा है, टीचर बने क्यों? कोई सबके पास एक सवाल है कि कोई टीचर बने क्यों। हमारे युग में, हमारे भारत के अंदर शुरू से टीचर का एक बहुत बड़ा ओहदा है। टीचर सिर्फ और सिर्फ रेस्पेक्ट और इज्जत का भूखा है। जो हमारे समाज से टीचर का रेस्पेक्ट खत्म हुआ उसी दिन से टीचर बनना खत्म हो गया। नहीं तो हम लोग भी देखते थे आज से कुछ साल पहले कि जब जुलाई में टीचर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह लिए जाते थे तो विदाउट किसी क्लासिफाइड ऐड के बिना बहुत सारे टीचर्स के अलग अलग विषय पे लाइन लगा करती थी। आज कंडीशन ये हो गई कि हमें बहुत सारे ऐड न्यूज़पेपर्स में देने पड़ते हैं, फिर भी कोई टीचर नहीं बनना चाहता कि कौन परेशानी भुगतेगा। आज गलती से किसी बच्चे को मार दिया है, डांट दिया, तुरंत आप उस पर केस कर देते हो, तो कौन इतनी झंझट पालेगा। इससे बढ़िया तो वो किसी कॉल सेंटर पे जाके काम कर लेगा, वो ज़्यादा ठीक है। तो सर ये आप ही की परेशानी नहीं है, सबकी परेशानी है और इसका समाधान आप नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। ये तो समाज जब खड़ा होगा और समाज के लिए चिंतनीय विषय है कि कोई टीचर क्यों बने। टीचर को पैसा नहीं है टीचर के पास,
उसके पास इज्जत नहीं है तो कम से कम आप इज्जत दीजिए। तो ये सब चीज़ों पे एक बार हमें दोबारा सोचना चाहिए, इन नियम कायदे पे, और टीचर का सम्मान वापस लौटेगा। तो मैं समझता हूँ कि आपके स्कूल में चाहे वो कहीं पे भी मौजूद हो, टीचर्स की बहुत बड़ी लाइन लगेगी। और मैं समझता हूँ कि मेरे इस सुझाव से आप सहमत होंगे। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक भी मानेंगे इस बात को कि टीचर्स यानी शिक्षक को अगर उनके हिस्से का सम्मान नहीं मिलेगा तो कैसे कोई भी जना आगे आने के टाइम पे टीचर बनना चाहेगा। जबकि अगर देखा जाए तो टीचर एक ऐसा ओहदा है जो कि आज बहुत सम्मानजनक है। बिल्कुल ऐश्मा, इतनी परेशानी के युग में कोई भी टीचर क्यों मुसीबत मोल लेगा? आप मुझे बताइए, मैं आपको टीचर बना दूं और रोज़ की रोज़ ये परेशानी हम झेलते रहें, आज ये हो गया, आज वो हो गया। और पेरेंट्स अपने बच्चे के पेरेंट्स से घर में वो जो भी हैं वो टीचर्स के ऊपर आके चढ़ते हैं, हावी होते हैं। तो टीचर का कोई सम्मान ही नहीं रहा। हर चीज़ का बात करने का कोई प्रॉब्लम है, उसका एक तरीका होता है। एक पढ़ा लिखा आदमी एक सिस्टमेटिकल बात करता है। आज बच्चों को इतना ज़्यादा हम हाइट पे ले जाते हैं, इतना ज़्यादा उससे प्यार दिखाएंगे, लगाव करेंगे, और वो प्यार कर रहे हैं कि हम उसके दुश्मन है, उसी के टीचर के सामने उसी के टीचर पे हम हावी हो रहे हैं। तो बच्चे पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और इस नेगेटिव इफेक्ट के कारण ही टीचर्स आज मौजूद नहीं है समाज में। कोई भी व्यक्ति अपने कैरियर को एज ए कैरियर टीचर के रूप में नहीं चुनता। तो हमें समाज को सबको मिलकर काम करना चाहिए इस पे। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं अनमोल आप। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि जो पूरा शिक्षा के एक जो सिस्टम में चेंज आ रहा है वो इस वजह से भी आ रहा है कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं पढ़ाई को इंटरेस्टिंग नहीं बना पा रहे हैं। आप भी एक शिक्षक हैं अनमोल, और जिस तरीके से आपका उत्थान हुआ है उस तरह से मैं मानती हूँ इस बात को कि आपने ज़रूर ऐसे प्रयास किए होंगे कि पढ़ाई को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान दे सके, अपने करियर को मजबूती से बना सके। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के साथ भी शेयर करें वो टिप्स कि पढ़ाई को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको क्योंकि एक कॉल हमारे पास आ रहा है, फिर हम इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे। हेलो। हेलो जी हाँ, अपना नाम बताएं पहले आप। मैं अजय कुमार शर्मा बोल रहा हूँ मैडम, जयपुर सांगानेर से। जी अजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम आपका सहयोग में आपने कॉल लगाया, धन्यवाद। बताएं अजय आप। मैडम ये जो कार्यक्रम है मैं इसको रोजाना देखता हूँ जब भी, क्योंकि ये कार्यक्रम मुझे बहुत ही पसंद है, और जो आपके सहयोग के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी धन्यवाद। आपका इस तरह से सहयोग अगर मिलता रहेगा, आपका हमें फीडबैक मिलता रहेगा अजय, अगर आप जैसे लोगों का फीडबैक हमें मिलेगा तो हम आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। अजय, इस वक्त हमारे साथ में हमारे स्टूडियो में अनमोल हैं, और यदि आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अनमोल आपके साथ है। हाँ अजय जी, मैं लाइन पे हूँ। अजय जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे शो में कॉल किया, और आप आपका सहयोग से जुड़े हुए हैं, इसके लिए मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत बधाई आपको। आप अपना सवाल कर सकते हैं अजय जी। तो सर मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो आज की शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा है, वो रोजगार प्रदान शिक्षा है क्या? अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। रोजगार प्रदान शिक्षा की जहाँ तक हम बात करते हैं, वाकई में हमारी शिक्षा में कुछ ना कुछ ऐसी खामियां हैं कि आज एक बच्चा बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग करके या किसी भी तरह की पढ़ाई करके वो आगे जाके अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पा रहा कहीं कहीं जगह। उसके लिए हमें कुछ व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि बच्चे के मन में काम करने की। मैंने जनरली देखा ऐश्मा कि हमारे जो पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं, जनरली कई बार ऐसा होता है कि किसी बच्चे ने आर्ट से, अगर आर्ट सब्जेक्ट से 12th पास आउट है कुछ है, तो मैं उनको अगर ये राय देता हूँ कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है या नहीं है वो एक अलग बात है, बट आप अपने बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ काम भी कराएं। तो वो पेरेंट्स मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, वो कहते हैं साहब काम हम कर रहे हैं ना, इनको काम करने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उनको एक ही बात समझाता हूँ कि काम हम इसलिए नहीं करा रहे कि आपको पैसा कमा के दे, हम इसलिए करा रहे हैं कि वो समाज के साथ खड़ा हो और उसको कोई ना कोई आगे की स्थिति के लिए मजबूत हो, जिससे कि आगे भी उसको शिक्षा क्यों कर रहा है वो शिक्षा। देखो हमेशा ध्यान रखना, आप डिग्रियां आपकी आपको अच्छा इंसान बना सकती है, आपको शिक्षित कर सकती है, आपको जानवरों से अलग हटके एक इंसान योनि में पहुंचाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी डिग्रियां आपको रोटी खिला सकें। उसके लिए आपको रोज़गार चाहिए, और रोज़गार के लिए आपको एक मेहनत करने वाला एक दिमाग या मेहनत करने के साथ साथ आपको सोच बनानी चाहिए, जिससे कि समाज भी आगे बढ़ेगा और जो आजकल जो शिक्षा का जो रूप है वो भी बदलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस जवाब से सहमत हो। बिल्कुल अजय, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला है। तो अनमोल, हम इस कॉल से पहले बात कर रहे थे कि एक शिक्षक की तरीके आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि पढ़ाई को इंटरेस्टिंग, ज़्यादा रुचिकर कैसे बनाया जाए?
देखिए रुचिकर की हम जहाँ तक बात करते हैं, पढ़ाई हकीकत में होती ही रुचिकर है। हमने इसको बोरिंग कर दिया है। जब भी पढ़ाई, आज हम कहते हैं रटाने के ऊपर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। आज हम देखें कि कोई भी चीज़ विजुअल तरीके से अगर देखी जाएगी, साइंस की अगर हम बात करें, बच्चा बहुत रुचि ले लेके पढ़ता है, आप उसको पढ़ाइए तो सही। जनरली हमने देखा है टीचर्स खाना पूर्ति करके बार बार एक ही बात हो रही है। देखिए मैं तो हर एंगल पे आपकी बातों के जवाब दे रहा हूँ, चाहे वो टीचर्स के बाबत हो, चाहे पेरेंट्स के क्वेश्चन हो, चाहे बच्चों के क्वेश्चन हो, सबका एक तालमेल है, सब जुड़ के काम करें। जहाँ तक टीचर की कमी की बात है, टीचर अगर अंदर से अपना जो उनकी सोच बनी हुई है वो सोच अच्छी रखेंगे तो उनके अंदर अपने आप ही एक रुचि बनेगी। और वो बच्चों को, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें बहुत तेज़ भूख लग रही है, हम पढ़ा रहे हैं, हमारी आवाज़ नहीं निकल रही, लेकिन फिर भी हम जोर लगा के इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं, तो बच्चा जगा हुआ रहता है, बच्चा जिंदा रहता है क्लासरूम में। क्योंकि आजकल के टीचर्स का ये है, खाना पूर्ति करने के लिए वो क्लास में आते हैं और वो रीडिंग लगाई, रीडिंग की तरह से उसको पढ़ा देते हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं जो साइंस को भी रीडिंग की तरह पढ़ा करके टाइम पास के हिसाब से खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। आप जितना इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बच्चा भी आपका शुभचिंतक बनेगा, आपको अंदर से एक अच्छी फीलिंग आएगी कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, वाकई में मैं समाज में एक अच्छा अपना हिस्सा बना हुआ, हस्तक्षेप कर रहा हूँ, और बच्चे का भी विकास होगा। और फिर आपको स्कूल संस्थापक हो, चाहे कोई भी हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट के मालिक हो, वो सब आपको पूछेंगे कि आप अच्छे टीचर हैं, तो आप सही मार्ग से भी आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है खाना पूर्ति करके आप कोई फ़ायदा मिल रहा है आपको। तो टीचर्स को ये सब चीज़ें करके इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। यानी कि अगर आसान शब्दों में हम कहें तो टीचर्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। बिल्कुल ऐश्मा, बच्चों के कई सामने। बार हम लोग करते हैं, कई बार मैं खुद एज ए प्ले, हमको उनके सामने अपने अहंकार को ख़त्म करना होता है। टीचर जनरली अहंकार का प्रतीक है, ये मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरह की बातें क्लास में टीचर्स आके करते हैं, तो बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेवियर नहीं होता। तो उनको प्ले करके भी, कई बार टीचर को ज़रूरत होती है डांस करके भी वो समझा रहा है अपने हाथों चला के, तो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कि एजुकेशन रुचिकर बनती है। बिल्कुल। एक कॉल यहाँ पर हम लेंगे। हेलो, आपका सहयोग कार्यक्रम से बोल रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, आपका सहयोग कार्यक्रम में कॉल लगाया है आपने, और आपके साथ में यहाँ पर हैं अनमोल। आपका नाम जान सकती हूँ मैं? बिल्कुल आप जान सकते हैं, मैं एसबी सक्सेना बोल रहा हूँ। जी एसबी सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मैं ये आपका जो प्रोग्राम है नियमित रूप से देखता हूँ जी। और मैं जानना चाहता हूँ कि अभी जो चर्चा चल रही है, इसमें जो भारत सरकार के द्वारा हर साल एक शिक्षा का बजट निकाला जाता है जी। और मैं ये सोचता हूँ, ये मेरा मानना है कि वो बजट जो निकलता है वो मतलब उन लोगों तक पहुँच नहीं पाता कि जिनको मिलना चाहिए। सक्सेना जी बहुत बढ़िया आपने सवाल किया, सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जहाँ तक बजट की बात है, मैं इस बजट को ज़्यादा अहमियत ना देते हुए मैं कहता हूँ कि सरकार की नीतियाँ और सरकार ने जिन नीतियों को पूरा करने की जो सोच उसके पीछे रखी है, बजट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बजट फिर आ जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन वो चीज़ हो भी रही है या नहीं हो रही, जिस चीज़ के लिए बजट पारित किया है और जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट या जो सोच करके उस चीज़ पर लागू की है, वो चीज़ हो भी रही है या नहीं हो रही। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में सॉरी गवर्नमेंट स्कूल में कुछ टीचर्स आप अपॉइंट करते हैं, 10 टीचर्स 20 टीचर्स, और वो ढंग से पढ़ा ही नहीं रहे, तो उस बजट का क्या काम। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा ये है कि वो चीज़ पूरी भी हो रही है नहीं, प्रैक्टिकली बजट इतनी कोई अहमियत नहीं रखता मेरे ख्याल से। जी अनमोल, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा। तो अनमोल, हम बात कर रहे थे क्लासरूम टीचिंग की, कि पढ़ाई को किस तरह से इंटरेस्टिंग बनाया जाए, लेकिन इसके अलावा अगर हम निजी स्तर पे देखें, हर बच्चा अलग अलग होता है। कई बार बच्चों की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है क्लासरूम्स में कि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है क्लास में उन्हें याद नहीं होता। उस वक्त वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जब एग्जाम का टाइम होता है या वापस उनसे पूछ लिया जाए तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। तो ऐसे में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ऐसे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को? देखिए, मैंने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया है, हमारा जो याद करने का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली में हमारी जो शिक्षा पद्धति है ये पूरी याद करने पे बेस्ड है। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम ए फॉर एप्पल भी सिखाते हैं, तो ए फॉर एप्पल हम कितना ही सेब को या एप्पल को दिखा दें, लेकिन हमें ए की कैसी डिज़ाइन है वो हमारे दिमाग में याद रखनी ही पड़ेगी। और हमारा जो कंप्यूटर जो बना दुनिया में, वो मानव मस्तिष्क के ऊपर ही बना हुआ है। और मानव मस्तिष्क की एक खास बात मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर की भी खास बात है। हम लोग जनरली एक बात कहते हैं कि साहब कोई भी चीज़ डिलीट की आपने कंप्यूटर से तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगी,
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो रिसाइकल बिन में जाती है, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि डिलीट होकर अब रिसाइकल बिन में से कहाँ जाएगी, तो आप कहते हैं कि वो कंप्यूटर से हट चुकी है, वो हमें नहीं प्राप्त होगी। ऐसा नहीं है, कंप्यूटर से कोई भी चीज़ डिलीट नहीं होती, चाहे 10 साल पुरानी हो, वो ओवरलैप हो जाती है क्योंकि वो मानव के दिमाग के ऊपर आधारित है और उनको हम रिकवरी सॉफ्टवेयर्स के द्वारा उनको वापस से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप खुद ही देखिए ना कि कोई भी चीज़ हमारी दिमाग से धूमिल हो जाती है, उसके ऊपर नए विचार चढ़ जाते हैं। तो जहाँ तक याद करने की बात है, याद करने के लिए हमारे दिमाग को स्थिर रखना होता है। और कोई भी बच्चा है, जब तक उसका दिमाग इधर उधर चलता है, ज़्यादा इधर उधर उत्साहित होता है, तो मैं समझता हूँ कि वो चीज़ उसको याद नहीं होगी। बिल्कुल। एक कॉल आ रहा है हमारे पास में। हेलो। हेलो। जी हाँ, जी आपका नाम बताएं पहले सबसे। जी मेरा नाम हिमांशु है। जी हिमांशु। जी अनमोल जी से बात हो सकती है मैम? हाँ हिमांशु, मैं सुन रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में कॉल करने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार हिमांशु जी। सर मैं आपका प्रोग्राम नियमित रूप से देख रहा हूँ, मुझे आपका प्रोग्राम देखना बहुत अच्छा लगता है, आपसे नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था। बताइए हिमांशु जी। सर मैं अभी ट्वेल्थ पास आउट हूँ, पीसीएम से मैंने पास किया 12th, तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि कंपटीशन की तैयारी के लिए क्या करें? हिमांशु बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्या करें, देखिए आपने क्या करियर चुना है। मैंने अक्सर कहा है कि 4 साल की उम्र में बच्चा अपनी ज़िंदगी का 50% सीख जाता है। बच्चे को वो चीज़ करनी चाहिए जो उसको अच्छी लगती हो। हम बात करते हैं 3 इडियट पिक्चर की, अब तो मैसेज भी फिल्म्स के द्वारा दिए जा रहे हैं कि बच्चे को वो चीज़ करनी चाहिए, भले ही उसमें पैसा थोड़ा कम मिल जाए, लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है आप वो चीज़ करें। अगर आपको लगता है इंजीनियरिंग आपके लिए बेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग करें। आपका उन चीज़ों में दिमाग लगता है कि नहीं लगता, वो उस पर डिपेंड करता है। तो ज़्यादा उचित ये रहेगा कि आप वही काम करें जो आपका दिमाग कहता है, बशर्ते पेरेंट्स का कोई प्रेशर ना हो। जी हिमांशु, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का सही जवाब मिला होगा कि आप अपनी इंक्लिनेशन की तरफ जाएं, यानी आपका दिल आपसे क्या कहता है, क्योंकि अगर आप अपने दिल की मानेंगे और पूरा दिमाग लगाएंगे तो सक्सेस आपके हाथों में होगी। तो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड है क्लासरूम टीचिंग पर, और हम अनमोल से जान रहे हैं कि क्लासरूम टीचिंग की वो खास बातें क्या है। अनमोल, ज़्यादातर ऐसा देखा गया है, खासकर हम कहीं 12th तक की क्लासेस की अगर हम बात करें, तो बच्चों में एक खास होती है उनकी ऊर्जा, उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत कुछ कर पाने की जो शक्ति उनमें होती है, जो ऊर्जा का स्तर उनका ज़्यादा होता है, वो ज़्यादातर प्रॉब्लम बन जाता है। वैसे देखा जाए एनर्जी एक पॉजिटिव चीज़ है, एक सकारात्मक चीज़ है, लेकिन कई बार देखा गया कि एक्स्ट्रा एनर्जी उनकी प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो ऐसे में आप एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह उस एक्स्ट्रा एनर्जी से कैसे डील करते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एस्मा। जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जहाँ तक बात आती है, एक्चुअली में उनको समझाया नहीं है, किसी ने भी नहीं समझाया इस बात के लिए कि वो बीच में, जैसे जो भी क्लासेस आप देखते होंगे नॉर्मली, टीचर्स जो हैं उनको ज़्यादा समझ में आ रही होगी मेरी बात। क्लासरूम्स में बच्चा ये शो करने की कोशिश करता है, बच्चों के सामने भी, टीचर्स के सामने भी, कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। वो शो ऑफ करने लगता है इस बात के लिए कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, या मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ, या मैं इस तरह से। तो इससे पीड़ित बच्चे भी हो सकते हैं, और उस बच्चे से पीड़ित कई बार टीचर या शिक्षक भी होता है जो उस बच्चे को नहीं सेट कर पाते या नहीं दबा पाते। तो मैं ऐसे बच्चों के लिए ये कहूँगा, सुझाव दूंगा टीचर्स को कि आप लोग बच्चों को ये सिखाएं, आप लोग बच्चों को ये बताएं कि ये ओवर स्मार्टनेस आप ऐसे काम में लगाएं, या आपकी इस एनर्जी को ऐसे काम में लगाएं जिससे आपका विकास हो और देश का विकास हो। आप 2 बातें यहाँ पर कह करके टीचर का मनोबल गिरा सकते हैं, या टीचर को नीचे दिखा सकते हैं, या अपने दोस्तों के सामने, अपने जो स्टूडेंट्स हैं, सहपाठी हैं, उनके सामने अपने आप को एक कॉमेडी का पात्र बना सकते हैं, क्योंकि उसको, बच्चे को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ। जनरली जो अपोजिट सेक्स की हम बात करें, लड़कियां वहाँ बैठी होती है, तो लड़का अपने आप को ये सोचता है मैं ओवर स्मार्ट हूँ, तो वो ये कोशिश करेगा कि वो हंसे या उनको ये चीज़ें अपील करें। ऐसा कुछ नहीं है। मैं उन बच्चों के लिए भी कहना चाहूँगा, वो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, कोई अपील नहीं करता। अगर जो भी लोगों को आप अपील कर पाओगे, वो लोग भी फिर इसी सोच के धनी होंगे, वो नीची सोच के धनी होंगे। ऊंची सोच वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने करियर पे ध्यान देते हैं और अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाते हैं। और टीचर्स के लिए मेरा ये कहना है कि बच्चों की ऊर्जा को देश के विकास में और खुद के विकास में, परिवार के विकास में, समाज के विकास में लगाएं, वो हमारे समाज के लिए भी अच्छा होगा। यानी कि दर्शकों, ज़रूरत है एक सकारात्मक सोच की, यानी जो एनर्जी का लेवल हम में या हमारे बच्चों में ज़्यादा है, उसे पॉजिटिवली चैनलाइज करें, कोशिश करें कि उन्हें सकारात्मक कामों में लगाएं। मेरे ख्याल में ये काफ़ी ठीक रहेगा अगर टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को डे टू डे अपडेट करते रहे कि किस तरह से नई नई एक्टिविटीज़ में वो अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं।
अनमोल, यहाँ मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि हम बात कर रहे हैं क्लासरूम टीचिंग की, तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हम श्योर कि टीचर्स के सामने ज़्यादा आती है, पेरेंट्स को तो उस चीज़ की खबर ही नहीं होती है, वो होती है चीटिंग करना बच्चों में। एक खासकर, शायद हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि लड़कों में ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि वो चीटिंग करने में काफ़ी माहिर हो जाते हैं, और धीरे धीरे करके तो खैर इतने माहिर हो जाते हैं कि जिन बच्चों से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके इतने मार्क्स आते हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। प्रॉब्ली चीटिंग जो है वो एक उसका कारण होता है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? डे टू डे लाइफ में आपको ऐसे बिल्कुल, आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल पूछा है। देखिए, ये चीटिंग, मैं आपको बताऊं, मैंने कहा कि हर चीज़ के दो पहलू है। चीटिंग कोई गलत शब्द नहीं है। आप अच्छी चीज़ों में चीटिंग कीजिए, आप जनरली किसी इंसान से उस चीज़ की चीटिंग कीजिए जो उसकी अच्छाई है। आप गलत चीज़ों में चीटिंग मत करिए। आपको अगर उस चीटिंग से कोई बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर कीजिए। जब आपको पता है कि वो चीटिंग आपको अपंग बना रही है, आपको देख के कोई क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आपको वो चीज़ याद नहीं है या आपको वो चीज़ समझ में नहीं है, आपने चीटिंग करके एग्जाम दे दिया, उससे आपके आंकड़े के रूप में तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, बट होगा क्या? चीटिंग के कारण आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए आप अच्छी चीज़ों में चीटिंग कीजिए, अच्छी चीज़ें लोगों की सीखिए, अच्छे नेचर की चीटिंग कीजिए। अगर कोई टीचर अच्छी बातें कर रहा है उसको आप ग्रहण कीजिए। जनरली हम कहते हैं टीचर ने ये कह दिया, वो कह दिया, आप उसकी अच्छी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। हमारी इंडियंस की एक आदत रही है बस किसी भी चीज़ की कमी निकालें, जबकि कहते हैं कि कमी हमारे अंदर खुद में होती है। कमी निकालने वाला इंसान नहीं। आप चीटिंग करें, अच्छी चीज़ की चीटिंग करें, तो मैं समझता हूँ चीटिंग भी एक अपने आप में बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह से चीटिंग जैसे वर्ड को भी अनमोल ने एक पॉजिटिव तरीके का इंक्लिनेशन दिया है। तो यही तो हम अनमोल से सीख सकते हैं। तो अनमोल, आपका सहयोग किस तरह से क्लासरूम टीचिंग को बढ़ावा देता है? क्या नई चीज़ें आपने इंट्रोड्यूस की हैं? सबसे पहले मैं आपको बताऊं ऐश्मा, क्लासरूम में हम लोगों को इस बात से कोई इशू नहीं होता कि बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चे कितने हैं। बट हम लोगों ने जो सेंटर्स अब हम अलग अलग जगह पे शुरू कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, उसमें हमने कोशिश की है कि 30 स्टूडेंट्स एक सेंटर पे हों और उन्हीं बच्चों को हम छांटें, उन्हीं बच्चों के एग्ज़ाम्स कराएं जो बच्चे इस एजुकेशन को लेने के लिए तैयार हैं। जनरली हम कहते हैं कि हम फ्री एजुकेशन आपको दे रहे हैं। देखिए, ये अपने आप में एक गलत इशू भी है कि हमें कभी ज्ञान को, कहते हैं ना कि एक मुफ्त नहीं बांटना चाहिए। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक उनकी रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज लेकर के या कुछ करके उसको बनाए और 30 स्टूडेंट्स ऐसे छांटे उस क्लासरूम में जो कि बढ़िया से बढ़िया तैयारी करें और लास्ट के अंदर जाके उनका अच्छा रिजल्ट बने। तो वो क्लासरूम 30 बच्चों का होगा, वो वही बच्चे होंगे जो वाकई में पढ़ने वाले होंगे। तो हमारा क्लासरूम को लेकर भी ये रवैया है कि 30-30 स्टूडेंट्स भी अगर हर एरिया में हम तैयार करते हैं तो आगे चल के आपका सहयोग की क्लासेस और बढ़ सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आपका सहयोग में आपने देखा किस तरह से हर उस मुद्दे पर बात की जाती है जो आज के समाज को कहीं ना कहीं छू कर निकल रहा है। दोस्तों, आपका सहयोग एक ऐसा संस्थान है जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है ताकि समाज का उत्थान तरीके से हो सके। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी आपका सहयोग से जुड़ना चाहिए किसी ना किसी तरीके से? भले ही वो डोनेशन करके हो या आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं विभिन्न तरीकों से। हम बार बार आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से आप लोग आपका सहयोग में अपना अपना योगदान दे सकते हैं। आपका सहयोग में आप अपना योगदान जिस सबसे अच्छे तरीके से दे सकते हैं वो है कि एक बच्चे की पढ़ाई लिखाई को आप जिम्मेदारी लें उसकी, ताकि आप एक बच्चे का जीवन संवार सके। दोस्तों, इससे बड़ा योगदान क्या होगा समाज सेवा में? इसके अलावा आप हमारे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश कर रहा है उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है आपका सहयोग@gmail.com। हमारी वेबसाइट है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं www.aapkasahयोग.com। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड था क्लासरूम टीचिंग पर और हमारे साथ थे अनमोल, जिन्होंने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी इस विषय में। अनमोल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस एपिसोड के लिए। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमें दिया, धन्यवाद। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो आगे बढ़िए, दीजिए आपका सहयोग।